गाइज, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं CDP के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। तो बच्चे के शारीरिक विकास, जो शारीरिक विकास है उसके जन्म के समय पूरी तरह थोड़ी ना निश्चित होता है। ये तो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि बच्चे का अच्छा वातावरण मिलेगा, खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एक्सरसाइज करेगा तो उसका विकास, जो शारीरिक विकास है वो अच्छा नहीं हो जाएगा। वो तो कह रहा है कि जन्म के समय ही निश्चित होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि केवल आनुवंशिकता ही एक मात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो केवल तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि केवल आनुवंशिकता ही ऐसा एक मात्र कारक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो केवल आनुवंशिकता ही नहीं है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का होना जरूरी होता है। क्या होता है बच्चे के विकास के लिए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का होना जरूरी होता है। तो हमारा ए भी इनकरेक्ट है और हमारा आर भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर हमारे दोनों गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है डैश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन जो कि सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है डैश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि जो मध्य बाल्यावस्था है यानी कि मिडिल चाइल्डहुड है, जो 6 से 12 वर्ष तक के जिसमें बच्चा होता है, कितने वर्ष तक का होता है, 6 से 12 वर्ष तक के, उसके लिए प्राथमिक कारक यानी कि क्या कह रहा है कि प्राथमिक कारक जरूरी है। तो प्राथमिक कारक क्या होगा, फिर कह रहा है लेकिन सामाजिकरण कारक भी जरूरी है। प्राथमिक कारक क्या होता है, सामाजिक कारक क्या होता है, तो प्राथमिक कारक जो होता है वो क्या होता है, परिवार होता है। और द्वितीयक कारक में कौन कौन से आ जाएंगे, साथी, मीडिया, लाइब्रेरी, यूट्यूब, धार्मिक स्थल, बुक, ये सब क्या है, ये सब द्वितीयक कारक हैं। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है कि परिवार, तो और परिवार, साथी और मीडिया, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रथम पूछा ना प्राथमिक कारक, तो पहले परिवार आ जाएगा और द्वितीयक किस में आ जाएंगे, साथी और मीडिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें पहले ही साथी दिया हुआ है, लेकिन प्राथमिक कारक हमारा क्या है, परिवार है। तीसरे में मीडिया दिया हुआ है प्राथमिक कारक, तो ये भी इनकरेक्ट है। चौथा डी है, डी क्या कहता है, विद्यालय, तो विद्यालय नहीं है, प्राथमिक कारक है ना, पहले प्राथमिक पूछा गया है, तो प्राथमिक कारक हमारा विद्यालय नहीं है, परिवार है, तो ये भी इनकरेक्ट है। प्राथमिक कारक हमारे सिर्फ परिवार है। द्वितीयक कारक कौन से हैं, साथी है, विद्यालय है, यूट्यूब है, लाइब्रेरी है, धार्मिक स्थल है, बुक्स हैं, ये सब क्या है, मीडिया है, जहाँ से बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है, ये सब द्वितीयक कारक में आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। किसकी बात हो रही है, जीन पियाजे की। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं। पहली कौन है, संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष की होती है, और दूसरी क्या है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की होती, बच्चे से बच्चा होता है। मूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 के ऊपर। और कह रहा है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त तर्क करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है, और बात किसकी हो रही थी कि जहाँ पर बच्चा अमूर्त तथ्यों को करना शुरू कर देता है, यानी कि अमूर्त तथ्यों पर चिंतन करना शुरू कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, अमूर्त तर्क करना शुरू कर देता है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभव व सांस्कृतिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। यानी कि दूसरे के जो अनुभव हैं उनको क्या करना है, उसको अपनी ही दृष्टि से देखना, सिर्फ अपनी ही बात को वो कहता है कि सही है। जिसमें बच्चा क्या सोचता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, जो मैं करूँगा वही दूसरे भी करें, तो ये क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए कहता है अनुकूलन। अनुकूलन यानी कि वातावरण के साथ समायोजन, तो समायोजन की तो बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी क्या कहता है आत्मकेंद्रिता, तो आत्मकेंद्रिता हमारा करेक्ट हो जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, किसकी हो रही है, ईगोसेंट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है। यानी कि जिसमें बच्चा क्या करता है, सिर्फ अपनी ही बात को वो कहता है कि सही है, दूसरे की बात से उसको कोई मतलब नहीं होता। सी भी देख लेते हैं जीववाद। जीववाद क्या होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, निजी और सजीव चीजों को समझ नहीं पाता, वो हमारा क्या होता है, जीववाद होता है। और संतुलीकरण क्या होता है, संतुलीकरण यानी कि एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच की प्रक्रिया होती है, जिसमें बच्चा बैलेंस बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कोह वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता समझ सजा व इनाम व प्रतिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कोह वर्ग के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता समझ सजा इनाम व कार्यों की शक्ति पर आधारित होती है। यानी कि किसकी बात हो रही है, कोहल वर्ग की। कोहल वर्ग ने क्या बताया, किसका सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने बताई। कितने लेवल बताए, 3 लेवल बताए। उसमें कितनी स्टेजेस बताई, 6 स्टेजेस बताई हैं। उसी में कह रहा है उन्होंने 3 लेवल बताए, कौन कौन से हैं। पहला क्या है, प्री कन्वेंशनल, दूसरा क्या है कन्वेंशनल, तीसरा क्या है पोस्ट कन्वेंशनल। 3 लेवल उन्होंने बताए। इसमें वो कह रहे हैं कि वो कौन सा स्तर यानी कि लेवल है जिसमें बच्चा सजा समझ और इनाम की बात जिसमें हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है उत्तर पारंपरिक स्तर, तो उत्तर पारंपरिक स्तर की तो बात नहीं हो रही, पोस्ट कन्वेंशनल की। ऑप्शन बी कहता है पूर्व पारंपरिक स्तर, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पूर्व पारंपरिक स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व का डैश ने अपने डैश सिद्धांत पर प्रस्तावित किया। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व का डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया। तो किसने बात की भाषा और संस्कृत की, लेव वाइगोस्की ने। कल्चरल टूल्स की किसने बात की, यानी कि सांस्कृतिक साधनों की किसने बात की, लेव वाइगोस्की ने। तो ऑप्शन ए कहता है कि लेव वाइगोस्की और सामाजिक सांस्कृतिक, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोस्की साधनों के महत्व को लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत अपने किसमें सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया है। ये करना है। वो क्या कहते हैं लेव वाइगोस्की, जिसमें बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। बी भी देख लेते हैं, लेव वाइगोस्की व्यवहारवादी, इनकरेक्ट। जीन पियाजे की बात ही नहीं हो रही थी, और जीन पियाजे सांस्कृतिक नहीं, लेव वाइगोस्की। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोस्की ने दिया। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका, यानी कि किसकी बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए कहता है कि बारंबार अभ्यास व स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम बारंबार अभ्यास की पालन नहीं करती वो। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बच्चे की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है कि जिसमें बच्चे रुचि लेकर के सीखें, उस पद्धति का वो पालन करती है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। खुद को समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, खुद को
समझने व अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने के कौशल किस प्रकार की बुद्धि में शामिल हैं। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बुद्धि की बात हो रही है, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत की बात हो रही है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। उन्होंने कितनी बुद्धि बताई? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। उसी में 8 प्रकार की बुद्धि में वो कह रहा है कि वो कौन सी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति खुद को समझने, विचार और संवेग और भावनाओं के, अभिप्रेरणाओं के कौशल के किस प्रकार की बुद्धि शामिल है, जिसमें क्या कह रहा है कि खुद को समझने की बुद्धि को शामिल करना बता रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कि संगीतिक बुद्धि। तो संगीतिक बुद्धि क्या होती है? जिसको संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, जिसके संगीत पर अच्छी क्या होती? कमांड होती है, जिसके सिंगर जिसे को कहते हैं। स्थानिक बुद्धि क्या होती है? स्थानिक बुद्धि क्या होती है? जिसे अमूर्त तत्वों के आधार पर क्या करते हैं? चिंतन करना शुरू करते हैं। जैसे क्या हो गए? हमारे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए। सामाजिक बुद्धि तो उन्होंने बताई ही नहीं है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंट्रापर्सनल की बात हो रही है। एक होता है हमारा इंट्रापर्सनल, ठीक है, एक होता है हमारा इंट्रापर्सनल, इसमें खुद की मनोदशाओं के बारे में समझना होता है। और एक होता है हमारा इंटरपर्सनल। क्या होता है? इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल में क्या होता है कि इसमें दूसरों की मनोदशाओं के बारे में समझा, जैसे नेता होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी समझने की बात हो रही थी भावनाओं की, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हो रही है, यानी कि किसी समस्या समाधान की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाए, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पहले तो ये देखेंगे कि समस्या यानी कि जो, जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप उसकी क्या कर रहे हैं कि मतलब जो आप प्रॉब्लम है उसको क्या सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? कोई किससे पढ़ेगा भाई? कोई यूट्यूब से पढ़ेगा, कोई मॉक टेस्ट लगाएगा, कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा, कोई मैराथन क्लासेस देखेगा। तो ये क्या होंगे? समाधान होंगे उसके ना, पढ़ने के समाधान ही तो होंगे ये। तो यही यहाँ पर बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? प्रतीकात्मक अधिकता को बढ़ावा देना। तो प्रत्यात्मक अधिकता को बढ़ाने की बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है अभिकरण सोच को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी कहता है कि सहज अनुभव को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सहज अनुभव को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात हो रही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजक रणनीति का सही युग्म है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजक रणनीति का सही युग्म है। यानी कि दिव्यांगता और उससे संबंधित जो विद्यार्थी के समावेशन हेतु जो रणनीति है उसका सही युग्म क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? स्वालीनता, यानी कि ऑटिज्म की बात करता है। तो ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म वो होता है कि इसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को बार बार दोहराता है, यानी कि रिपीटेड बिहेवियर की बात करता है स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म। दिया क्या है इसमें कि जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या, जितना हो सके एक ही कार्य को बार बार दोहराने की बात करता है स्वालीनता। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं कि ध्यान न्यूनता क्रियाशील विकार लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। तो पहले तो ये देखेंगे ध्यान न्यूनता अतिक्रमक विकार क्या होता है, यानी कि ADHD की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ADHD की यहाँ पर बात कर रहा है। तो ADHD क्या होता है? यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है? अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें क्या होता है? अटेंशन की मात्रा कम होती है, ध्यान जो है कि क्या होती है? मात्रा कम होती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है? पठन वैकल्प जटिल गणना के आधार पर। तो पठन वैकल्प की यानी कि डिसलेक्सिया की बात हो रही है, और ये गणित तो डिस्कैलकुलिया होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है? वाक बाधित मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करना।
तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि छात्रों को अपनी सफलता और विफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें उन्हें खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद मिलती है। किसकी बात हो रही है? छात्रों के सफलता और विफलता यानी कि पास फेल की यहाँ पर बात हो रही है। वो क्या कह रहे हैं कि आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराने पर प्रोत्साहित करें, यानी कि जो है पास और फेल जो ये क्या होता है, ये इसमें हमारे क्या होते हैं? आंतरिक कारक जो होते हैं उन्हीं से तो हम प्रोत्साहित होते हैं ना, जो क्या करते हैं? खुद पर रचनात्मक रूप से काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी पेपर में फेल हो गए तो क्या करते हैं? आंतरिक रूप से हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है, तभी तो उस काम को हम कर पाते हैं ना। जैसे जॉब देने जाते हैं पेपर, तो क्या करते हैं हम जॉब के लिए भाई जाते हैं, तो जॉब उसमें क्या करती है? कभी हमको नहीं असफल हो जाते हैं, तो जो सफलता है ये क्या करती है? आंतरिक रूप से हमें प्रेरित करती है, फिर से हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं, कहते हैं इस बार हमें मिल ही जाएगी। तो ये क्या होती हैं? जो विफलताएं सफलताएं होती हैं ये मदद करती हैं ना, तो ये हमारा करेक्ट है, आंतरिक रूप से मदद करती हैं। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि सफलता और असफलता के आंतरिक गुण व्यक्ति को कड़ी मेहनत करके अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि असफलता क्या है? आंतरिक रूप से व्यक्ति क्या होता है? प्रेरित होता है, फिर वो क्या करता है? कड़ी मेहनत करता है, जिससे वो क्या कर सके? बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है हमारा, और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं? यानी कि जहाँ पर मसल्स का यूज ज़्यादा होता है। क्या होता है? कि जहाँ पर मसल्स का यूज ज़्यादा होता है, जैसे जिसको क्या बोलते हैं? ग्रास मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? ग्रास मोटर स्किल। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। तो चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना तो फाइन मोटर स्किल होता है ना, कि जहाँ पर मसल्स का कम यूज होता है। वो भाई हाथ से पकड़ लेंगे तो उसमें मसल्स का कम यूज हो रहा ना, तो क्या करेगा? ये फाइन मोटर स्किल है। ऑप्शन बी क्या कहता है? कागज को आड़ा टेढ़ा जिगजैग तरीके से काटना। तो ये भी हमारा फाइन मोटर स्किल है, सूक्ष्म है, गत्यात्मक कौशल है। और सी क्या कहता है? धागे में मोती पिरोना। तो ये भी हमारा फाइन मोटर स्किल है, यानी कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। ऑप्शन डी क्या कहता है? खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा क्या होता है? ग्रास मोटर स्किल होगा, क्योंकि क्या करेंगे? जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि किसी संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभिकथन यानी कि एजर्सन क्या कहता है कि किसी संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेशों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसकी बात हो रही है? कि जो है किसी संप्रत्यय को अगर आपको बच्चे को सीख रहा है तो अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सवाल पूछकर अपने उनको क्या करना चाहिए? मतलब अपने संदेशों को स्पष्ट करने, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए विद्यार्थियों को। तो ये हमारा करेक्ट है कि विद्यार्थी क्या करें? सवाल पूछे, उनके लिए अध्यापिका को क्या करना है? प्रेरित करना है। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि सवाल पूछना तर्क यानी कि रीजनिंग क्या कहता है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो बाधा नहीं पैदा करता, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ए हमारा इनकरेक्ट है, बी हमारा इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश
और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि सोच डैश और सोच डैश है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। क्या आपको बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी है और माध्यमिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, स्थिर होती है। क्या होती है, स्थिर होती है। और जो है मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है, धीमी हो जाती है। यही तो है। तो ऑप्शन ए कहता है कि धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है और तार्किक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, फिर धीमी और फिर तार्किक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब बुद्धि सबसे ज्यादा किसमें वृद्धि होती है, शैशवावस्था में। फिर बच्चा जब क्या हो जाता है, मिडिल चाइल्डहुड में पहुंचता है, तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड में भी धीमी रहती है। फिर जब एडोसेंस में जाता है तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसमें धीमी होती है ना, शैशवावस्था में तेज होती है, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्थिर होती है, हो जाती है, फिर कुछ हद तक आत्मकेंद्रित भी होती है, और फिर जब मध्य बाल्यावस्था में पहुंचती है, यानी कि मिडिल चाइल्डहुड में जब पहुंचती है तो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यही तो है। और फिर लेटर चाइल्डहुड में धीमी रहती है, और फिर एडोसेंस में उसकी वृद्धि तेज हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो कि स्थिति की एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। किसकी बात हो रही है, जीन पियाजे की। कौन सी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा होता है। और क्या कह रहा है कि जो स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, यानी कि उसका केवल ध्यान एक ही चीज़ पर होता है, दूसरे पे नहीं होता। ऑप्शन ए कहता है कि कारण परिणाम का विश्लेषण, यानी कि कार्य कारण संबंध। ऑप्शन बी कहता है विकेंद्रीयन। ऑप्शन सी कहता है केंद्रीयन। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि वो एक ही चीज़ पर उसका फोकस है, दूसरे पर उसका ध्यान नहीं जाता। कि जहाँ पर हम वस्तु के केवल एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा केंद्रीयन, यानी कि सेंट्रेशन कहलाएगा। और जहाँ पर विकेंद्रीयन क्या होता है, जहाँ पर क्या करते हैं कि हम अनेक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो क्या होता है, हमारा विकेंद्रीकरण होता है। यानी कि क्या करता है कि बच्चा, एक जैसे लंबा ग्लास है, एक चौड़ा ग्लास है, एक लंबा ग्लास है, तो बच्चा क्या कहता है कि इस लंबे ग्लास, ये चौड़ा ग्लास है, ये लंबा ग्लास है, तो क्या कहता है कि लंबे ग्लास में क्या है, पानी ज़्यादा है, और इस जो चौड़ा ग्लास है इसमें पानी कम है। तो ये क्या करता है कि एक ही चीज़ पर उसका फोकस होता है, दूसरे पे नहीं होता है। जैसे केंद्रीय, जैसे कि क्या होता है कि पेन से सिर्फ लिखना, ये क्या है, हमारा सेंट्रेशन है। और डिसेंट्रेशन क्या होता है, जैसे कि जब वस्तु की क्या होती है, विशेषता, मतलब अनेक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे क्या होता है, पेन से क्या कर सकते हैं, उंगलियों में फंसाकर हम बच्चे को पनिश कर सकते हैं, ठीक है। और लड़कियां क्या करती हैं, बालों में लगाकर जूड़ा बना लेती हैं। तो ये क्या होता है, उसके अनेक यूज कर सकते हैं। और सेंट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित होता है ना, तो वो क्या करते हैं, उसमें सिर्फ क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि पेन से लिखना है, ऐसे समझिए आप। तो ये थे हमारे सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।